हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंड लीडिंग। आज हम सीटेट 2011 पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन करेंगे। कल हमने पेपर 1 का सीडीपी किया था और जो 30 क्वेश्चंस हमने किए थे उनसे हमें क्लियर एक आइडिया मिला है कि कौन से पॉइंट जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन हु इज। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है कि जो ड्राइंग एंड पेंटिंग में अच्छा हो, टैलेंटेड हो, वेरी इंटेलिजेंट हो, तीव्र बुद्धि हो, बुद्धिमान हो, कैपेबल स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, जो हमेशा ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर स्कोर करता है, करने के योग्य हो। और ऑप्शन नंबर 4 जो हो रहा है, जो गुड हो लेटरल थिंकिंग में, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व चिंतन, जो पार्श्व चिंतन में बेहतर हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या निवारण में बेहतर हो। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो होगा गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी लेटरल थिंकिंग क्या होता है? मतलब जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों तरीके से सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो रखे, बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से और क्रिएटिव तरीके से किसी चीज को सोचने में, सॉल्व करने में करने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Individual learners differ from each other in option number 1, principle of growth and development, rate of development, sequence of development, या फिर general capacity of for development। भाई individual learners जो है differ from each other, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं, जो अलग अलग विद्यार्थी है, वो एक दूसरे से किस चीज़ में डिफर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो सिद्धांत है विकास और वृद्धि की, क्या उसमें, रेट ऑफ डेवलपमेंट में, दर में, सीक्वेंस जो एक सीक्वेंस चलता है विकास का उसमें, या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट जिसकी जितनी कैपेसिटी है एक सामान्य क्षमता डेवलपमेंट की उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? देखिए, जैसे किसी बच्चे के 5 या 6 महीने में टीदिंग शुरू हो जाती है, लेकिन किसी बच्चे के लगभग 1 साल बाद टीदिंग शुरू होती है। और जैसे कोई बच्चा है जल्दी क्रॉल करना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट शुरू करता है। तो इस तरीके से दर सबकी अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट हर शिक्षार्थी या हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। कोई भी 2 लर्नर सेम नहीं हो सकते अपनी क्षमताओं में, अपनी रुचियों में, अपने टैलेंट्स में। ऑप्शन नंबर 2, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नोर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। दे डोंट शेयर कॉमन क्वालिटीज, दे डोंट शेयर कॉमन गोल्स। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल। भाई सभी बच्चों के लिए एक कॉमन करिकुलम या हम कहें कि एक ही तरीके का पर्यावरण जो उसको विद्यालय में मिलता है वो पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन ए हेट्रोजीनियस क्लास। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये है इम्पॉसिबल है, मतलब ये मुमकिन नहीं है कि बच्चों की पोटेंशियल जो उनकी क्षमताएं हैं उनको विकसित करना एक हेट्रोजीनियस क्लास में। हेट्रोजीनियस क्लास मतलब वो क्लास जिसमें हर तरह की बैकग्राउंड का बच्चा आता है, हर तरह की पृष्ठभूमि का बच्चा होता है। तो इस तरह की क्लास में बच्चों की क्षमताओं को विकसित करना क्या इम्पॉसिबल होता है? ऐसा नहीं होता, आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्लासेस में लगभग अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी लर्नर इज यूनिक। यूनिक मतलब विशिष्ट है। कैसे है? क्योंकि हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज है, अपने इंटरेस्ट है, अपना टैलेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में क्या है? ऑप्शन नंबर 1, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। ये नकल पे जोर देता है, नकल पे बल देता है। एम्फसाइज द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बच्चा अपना खुद का दृष्टिकोण, बच्चे की खुद की भूमिका होती है अपना एक व्यू बनाने के लिए, अपनी वर्ल्ड से अपनी खुद की एक नॉलेज बिल्ड करने के लिए। एम्फेसाइजेस ऑन मेमोरी,
मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू रिकॉल, मतलब इन्फॉर्मेशन को पहले कंठस्थ करना, मेमोराइज करना, रटना, और उसके बाद जो है रिकॉल करके चेक करना। एम्फेसाइजेज ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, या फिर केवल कंस्ट्रक्टिविज्म में केवल टीचर की भूमिका रहती है, बच्चे इसमें कुछ नहीं करते, जो टीचर ने बना दिया, जो टीचर ने सिखा दिया, सिर्फ वही होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, नाम से आपको पता पड़ रहा है कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना, किसी चीज की रचना करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है एम्फेसाइजेस द रोल। इस थ्योरी में क्या होता है कि बच्चे की खुद की भूमिका रहती है, उनके खुद के एनवायरमेंट से सीखने की, उनकी खुद की एक नॉलेज क्रिएट करने की, कंस्ट्रक्ट करने की। हम जानते हैं कि जैसे पियाजे है, वाइगोस्की है, वो खुद बोलते हैं, वो दोनों भी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंतर्गत ही आते हैं। वो भी यही कहते हैं, उनका भी यही मानना है कि बच्चा खुद अपने पर्यावरण से सीख के अपना दृष्टिकोण बनाता है, अपनी नॉलेज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाओं का विकास प्राइमरीली एक हिस्सा है किस चीज का? कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, संकल्पनाएं। इमोशनल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर 1, 2 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, देखिए आप कोई सिद्धांत अगर सीख रहे हैं, कोई अवधारणा आपने सीखी है, तो वो किस चीज़ का प्राइमरीली आपका पार्ट होगा? आपके क्या संवेगात्मक विकास का, या आपके बौद्धिक विकास का, आपके शारीरिक विकास का, या आपके सामाजिक विकास का? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई भी अवधारणा है, आप उसे पहले अपने दिमाग में ही बैठाते हैं, उसको पहले सीखते हैं, समझते हैं, और उसमें आपकी क्या चीज़, आपकी मेन जो चीज़ रहती है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कॉग्निटिव, आपकी कैपेसिटी, आपका इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेसिटी है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक, या फिर स्टैटिक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी से तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों का ही अपना एक रोल है हमारी एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे कह रहा है डायनामिक, डायनामिक कैसे हो सकते हैं? जीन्स बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरीके से मूव करते हैं, एक ही तरीके से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 स्टैटिक मतलब स्थिर रहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। सबसे ज़्यादा गहन और जरूरी सामाजिकरण व्यक्ति की कौन सी अवस्था में होता है? थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, पूरी जिंदगी भर चलता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब आपकी टीन एज रहती है, जब आप 12 से 18 या 19 साल की एज में रहते हैं तब होता है। या ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड रहता है, जब आप 2 से 5 साल की एज में रहते हैं। या ड्यूरिंग अडल्टहुड, जब आप एक अडल्ट एज में जाते हैं उस टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्यूरिंग योर एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 8, हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल what they have already learned is important. Helping learners recapitulate का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और recall का मतलब होता है आपका जो है प्रत्यास्मरण, फिर से याद करना। what they have already learned is important. ये दोनों important है, आपका पुनः स्मरण करना, किसी चीज़ को आप सीख चुके हैं उसको दोबारा देखना, पुनरावृत्ति करना। तो ये चीज़ें सीखने की भूमिका में क्यों important है? It is convenient beginning for any classroom instruction. Relating new information to prior knowledge, enhancing learning. It is an effective way of revising old lessons. It enhances the memory of learners, thereby strengthening learning. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Relating new information to prior knowledge enhances learning. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, according to Piaget, during the first stage of development. फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? बर्थ से लेके आपके 2 years तक की, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जब बच्चा सेंसेस से सीखता है। चाइल्ड लर्न्स बेस्ट यूजिंग द सेंसेस बाय कंप्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स। जो वर्ड्स आप उसको बोलते जाते हैं, आ जाओ, चले जाओ, क्या इनसे बच्चा सीखता है? अ थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन,
एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन बच्चा करता है, ये तो बहुत बात की बात हो गई। बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, क्या भाषा से सीखता है। भाषा की तो पकड़ ही बच्चे में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद आती है, मतलब हम कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जो कि पियाजे की सेकेंड स्टेज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है वो अपने सेंसेस से ही अपने एनवायरनमेंट को देखता है, उसी से ही सीखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 10, थ्योरी ऑफ लर्निंग which totally and only depends on observable behavior is associated with dash theory of learning। केवल अवलोकनात्मक बिहेवियर पर आधारित जो थ्योरी है वो किससे एसोसिएट करती है। केवल आप देख के अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो किस पे आधारित है, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, बिहेवियरिस्ट या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट बना के सीखने वाली। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिहेवियरिस्ट। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी के बिहेवियर को देख के समझ रहे हैं, तो ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको कुछ निर्माण नहीं करना, कुछ बनाना नहीं है, या आपको कुछ विकसित नहीं करना, या यहाँ पे आपको अपना कॉग्निशन यूज नहीं करना, ये आपके केवल अवलोकनात्मक बिहेवियर पे, आपके केवल ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर बहुभाषिकता ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। बहुभाषिकता इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से देखी जानी चाहिए। हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक बाधा या रुकावट की तरीके से जिससे बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकता है। रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, एक रिसोर्स की तरह, एक स्रोत की तरह ये जो स्कूल लाइफ के एनरिचमेंट में हेल्प करे। ए चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, या फिर अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई एक फैक्टर नहीं है जो कॉम्प्लेक्स बनाए लर्निंग को, ये एक हिंड्रेंस नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर इंडियन जो होता है, सपोज हम क्लासरूम की बात करें तो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं और हर बच्चा अपने आप से कुछ सीखता है, एक दूसरे से कुछ सीखता है, यहाँ तक कि सिर्फ बच्चा ही नहीं, टीचर भी बच्चों से बहुत कुछ सीखता है। तो बहुभाषिकता, जो टीचर को नहीं आएगा वो बच्चा उसे कहीं ना कहीं समझाएगा, जो बच्चे को नहीं आएगा टीचर उसे कहीं ना कहीं बताएगा। तो ये एक तरह का एक पॉजिटिव इंटरेक्शन क्लास में क्रिएट करता है। तो ये मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो बहुभाषिकता है, ये एक रिसोर्स की तरह काम करता है, एनरिचमेंट स्कूल लाइफ में देने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, जो बिल्कुल सृजनात्मक उत्तर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, जितना पूछा जाए बस उतना जवाब। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंटेंट से आपको पूछ दिया भाई इसकी परिभाषा बताइए किसी पर्टिकुलर चीज़ की और आपने उतना ही बता दिया। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको कोई टॉपिक दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो इस तरीके के होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और आप फ्री हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी समझ है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। या फिर ऑप्शन नंबर 4, अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लास, बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रिएटिव आंसर्स तभी हमारे सामने आएंगे जब बच्चों को स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो क्या लिखना चाहते हैं, उनकी क्या समझ है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय। भाई डायग्नोसिस ऑफ द गैप इन लर्निंग, बच्चों की शिक्षण में, बच्चों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं उनको डायग्नोसिस किस तरीके से किया जा सकता है, उसे डायग्नोस करके लर्निंग को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर हम ये कहें अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर लिए जाए उसके लिए। इंटेंसिव ड्रिल और प्रैक्टिस, जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को बस वही पढ़ाया जाए, वही की प्रैक्टिस कराए, उसी की प्रैक्टिस कराई जाए। सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ ऑल लेसन्स, फिर से एक रिविजन, बार बार रिविजन दिए जाएँ। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताया जाए लर्नर की जो प्रॉब्लम है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा।
सबसे करेक्ट बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जब बच्चे की आपको कमियां दिखाई दे रही है, जो आपने डायग्नोस किया है किसी प्रॉब्लम को, तो आप प्रॉपर तरीके से एक रेमेडियल मेजर लें, उसको रेमेडियल मतलब निदान, किसी चीज़ की समस्या को, उस चीज़ की समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। कोई पर्टिकुलर मेजर लेके, कोई पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग के जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, एड्स होते हैं, आप उनकी यूज़ करके आप बच्चे की उस कमी को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा लर्निंग का एक फीचर या एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट बिहेवियर। सीखने की प्रोसेस वह है जो आपके बिहेवियर को, जो आपको व्यवहार को कंट्रोल करती है, चैनलाइज करती है, दिशा देती है। ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन एक्सपीरियंस। जब आपको कोई अनुभव होता है तभी आप सीखते हैं। बिल्कुल करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं अभी तक। हमें यहाँ पे नोट दिया गया है, हमें नोट पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। केवल व्यवहार का अध्ययन करना ही लर्निंग है? नहीं, केवल व्यवहार से हम नहीं सीखते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो जिनसे हम सीख सकते हैं। जैसे एक आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, आपका एनवायरनमेंट होता है, आपकी फैमिली होती है, आपका स्कूल होता है, ये सब। और ऑप्शन नंबर 4, अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। क्या नहीं सीखना है, ये भी सीखने का एक भाग है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को भूलोगे नहीं, आप नई चीज़ को नहीं सीख सकते, या फिर इतना इफेक्टिवली आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्स टू। सेल्फ रेगुलेशन मतलब आत्मनियमन। आत्मनियमन, एक शिक्षार्थी का आत्मनियमन क्या है। ऑप्शन नंबर 1, द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग को मॉनिटर करे, या मॉनिटर को हिंदी में बोलते हैं पर्यवेक्षण, जब वो खुद ये जांचे, खुद ये चेक करे कि वो उसकी लर्निंग किस तरह की हो रही है, उसकी जो क्षमता है, क्या वो सेल्फ रेगुलेशन है। हाँ, क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देना बच्चों की इस बिहेवियर के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी। भाई एक ग्रुप है बच्चों का जिन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए हैं कि ये रूल्स होने चाहिए, ये रेगुलेशंस होने चाहिए जब आप क्लास में एंटर करेंगे, स्कूल में है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन करना, कंट्रोल करना खुद को, क्या ये सेल्फ रेगुलेशन है? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने खुद के सीखने को मॉनिटर करना, चेक करना कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या सही सीख रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, या सीखने में और क्या हमें मदद कर सकता है, कैसे हम और ज़्यादा इफेक्टिव, बेहतर बना सकते हैं अपनी लर्निंग को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। निम्न में से क्या समझने के लिए सीखना है, सीखना नहीं है, सॉरी, देखिए डज नॉट, समझने के लिए सीखना नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। बच्चों से खुद उनकी भाषा में किसी फिनोमेना या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहना बिल्कुल है। इससे आपको पता पड़ेगा बच्चा कितना समझा है, कितना सीखा है। टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क्स। कोई एक नियम कैसे काम करता है, एक सिद्धांत कैसे काम करता है, आप उसको बच्चे को जो है एग्जाम्पल्स की मदद से समझा रहे हैं, तो इससे भी आप उसकी समझने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी सही है। हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज। बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में, एनालॉजी के बारे में, मतलब रिजल्ट के बारे में ये बताना कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है, इसमें क्या डिफरेंस है, इससे भी बच्चे की समझने की क्षमता बढ़ेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज, अगेन सेम वर्ड यहाँ पे आया है, मेमोराइज, आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर। फिर से ऐसे कोई फैक्ट या प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया इस तरीके से बच्चे को मेमोराइज करने के लिए कहना, सिर्फ उसको रटने के लिए कहना, क्या ये सीखने में मदद करेगा, समझने में मदद करेगा बच्चों की? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग। सीखने के विषय में कौन सा स्टेटमेंट, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस।
अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी टॉपिक को नहीं सीखा है। ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा पर्यावरण बच्चे को देना जो उसके लिए इमोशनली, जो संवेगात्मक रूप से उसके लिए एकदम सकारात्मक एक एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करता है और बच्चे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो। ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप इमोशनली वीक हैं, आप इमोशनली बहुत कमज़ोर हैं और आप हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, आप बिल्कुल हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। लर्निंग इज़ फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी। क्या केवल एक मेंटल एक्टिविटी है? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा सकारात्मक एनवायरनमेंट बच्चे को देना है जो उसको सीखने में मदद करे और बच्चे को कहीं ना कहीं से एक सेटिस्फैक्शन की फील आए कि हाँ, दिस इज द एनवायरनमेंट वेयर आई कैन लर्न द बेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। जो मानव का विकास है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें कौन सा एक ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, कंटिन्यूटी। हम जानते हैं पेपर 1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये आपके जन्म से लेके आपकी कब्र तक, आपके मरण तक चलता है, कंसेप्शन टू डेथ तक चलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है। सीक्वेंशियलिटी, हम जानते हैं कि व्यक्ति का विकास एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है। जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, होल टू पार्ट चलता है। और ऑप्शन नंबर 4, रिवर्सिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के विकास को आप रिवर्स कर दें? अभी आपकी हाइट 6 फीट हो गई और क्या आप ऐसा हो सकता है कि अपनी हाइट 4 फीट कर लें? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट अ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट, आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ लर्नर्स। सिर्फ शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की गलतियों को पॉइंट आउट करना, बताना। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, बच्चे कितना सीख चुके सिर्फ ये बताना। टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, क्या बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए कैपेबल है या नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड करना। या फिर टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, या फिर पहले ये डायग्नोस करना कि बच्चा कहाँ कमी है, बच्चा कहाँ कम सीख पा रहा है, और फिर उसको उस पर्टिकुलर के लिए रेमेडियल एड्स प्रोवाइड करना और उसकी टीचिंग लर्निंग में हेल्प करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ एरर बताना या उनको अचीवमेंट बताना या केवल ये डिसाइड करना कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने लायक है या नहीं, तो उन सब से कुछ नहीं होगा। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बच्चे ने कहाँ गलती की है और हम उसे क्या रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे असेसमेंट का मेन पर्पस होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। निःशक्त बच्चे, डिसेबल्ड मतलब निःशक्त, aims at providing educational opportunities to children with disabilities in। देखिए, जो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब एकीकृत शिक्षा की जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है उसका क्या उद्देश्य है, या फिर हम कहें कि निःशक्त बच्चों को किस तरह के स्कूल्स में शैक्षिक अवसर प्रदान करने की बात की गई है। रेगुलर स्कूल्स, स्पेशल स्कूल, ओपन स्कूल या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर होगा। ये बताया गया है कि रेगुलर स्कूल्स में ही बच्चा बेहतर तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से एक्सेल कर सकता है, सीख सकता है, क्योंकि इसमें कोई इन्फ्योरिटी वाली बात नहीं है कि बच्चे में कोई कमी है या बच्चा ये नहीं सीख सकता। बच्चा रेगुलर स्कूल में ही रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डेवलप होगी, वो खुद को कम नहीं आंकेगा। और स्पेशल स्कूल में उसे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि बच्चा
ऑटिस्टिक नहीं है, जिसे वास्तव में किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं है। ऑटिज़म के लिए बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो बच्चे को प्रॉपर एड्स प्रोवाइड करती है, प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करती है सीखने का। ओपन स्कूल्स में क्यों जाना है, घर बैठ के क्यों बच्चे को पढ़ाना है, उसका कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा समझेगा नहीं कि किस तरीके से उसे समाज में उठना बैठना है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स में क्यों डालना है, अगर बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को ऑटिस्टिक है, बच्चा समझ नहीं आ रहा है बच्चे को, तो रेगुलर स्कूल्स में ही हम इस तरीके की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें जिससे बच्चा पहले तो वो खुद को मेंटली स्ट्रांग करे और उसके बाद वो समझने की बेहतर क्षमता बनाए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स। निम्न में से कौन सा रीडिंग डिफिकल्टी का एक साइन नहीं है। लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, अगर बच्चा लेटर वर्ण समझ रहा है, शब्द समझ रहा है। रीडिंग विद स्पीड एंड फ्लुएंसी, स्पीड और एक प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ अगर बच्चा पढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडिया, जो कोई स्टेटमेंट है, कोई वर्ड है, उसके बिहाइंड जो आइडिया है उसको समझ पा रहा है अगर बच्चा। या फिर स्पेलिंग और स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, या कोई प्रॉपरली स्पेलिंग को समझ पा रहा है, बता पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतने गहन चिंतन अभी हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बच्चा अभी कौन सी क्लास में होगा, 7th 8th क्लास में होगा जब बच्चा, आप कैसे उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कोई गूढ़ रहस्य जो इसका आइडिया है उसके बारे में बताए। वो एक जनरल आइडिया आपको बता सकता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि रीडिंग डिफिकल्टी का कौन सा साइन नहीं है। तो लेटर वर्ड्स है, कैसे पढ़ रहा है बच्चा, स्पीड में पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, स्पेलिंग किस तरह की, स्पेलिंग बोलने में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये एक अलग बात होगी 3 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अ टीचर वॉन्ट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। एक टीचर चाहता है कि जो उसकी क्लास के गिफ्टेड स्टूडेंट है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जिनका IQ अबव एवरेज है, हायर है, वो अचीव करें उनके पोटेंशियल को, उनकी लिमिट को, उनकी क्षमता को। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। टीचर को अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। टीच देम टू एंजॉय नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें, बिल्कुल करेक्ट है। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, ये बच्चों को समझाए, सिखाए कि किस तरीके से वो अपने स्ट्रेस को, जो प्रॉब्लम अगर उनके दिमाग में चल रही है तो वो मैनेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लिए अगर लगानी हो तो लगाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बच्चे को कोई क्लासेस देनी है जिससे उसका स्ट्रेस लेवल कम रहे, खेल कूद के माध्यम से सिखाए। सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, क्या उसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया जाए स्पेशल अटेंशन देने के लिए। चैलेंज देम टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी, बच्चों को आगे से आगे चैलेंज देने चाहिए जिससे उनकी सृजनात्मकता या उनकी क्रिएटिविटी को और एनहांस करने का, फॉस्टर करने का मौका मिले। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमें उन्हें सेग्रीगेट नहीं करना है, हमें उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, हमें उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना सिखाना है और उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के मौके देने चाहिए। हमें उन्हें उनके पीयर से अलग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। इसमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे का नहीं है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे वो होते हैं जो खुद से ही खुद को मोटिवेट रखते हैं, उन्हें किसी बाह्य मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती या एक्सटर्नल किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, दे ऑलवेज सक्सीड, क्या वो हमेशा ही सफल होते हैं। दे एन्जॉय डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम करना पसंद करते हैं। द डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, जब वो कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो वो एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी उसमें रखते हैं। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, उन्हें चैलेंजिंग टास्क पसंद है। तो यहाँ पे कौन सा हमसे नॉट पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा फीचर नहीं है। ये इसका फीचर है, ये इसका फीचर है, ये इसका फीचर है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 दे ऑलवेज सक्सीड, ये
ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है किसी गोल की तरफ, वो हमेशा सफल हो या हमेशा सक्सीड हो, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको सक्सेस अब दिलाने में मदद करता है। आपके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका समाज कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टूल नहीं है? असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चन, टर्म टेस्ट या फिर क्विज गेम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, असाइनमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब लर्निंग फॉर असेसमेंट होता है, जब आप असेसमेंट के लिए जो आपने पढ़ाया है उसके लिए आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं। जैसे आप ओरल क्वेश्चंस बच्चे से किसी टॉपिक के बारे में, सपोज आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक बच्चे को पढ़ाया, उस टॉपिक के बारे में आप बच्चे से ओरल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपने उसे असाइनमेंट लिखने के लिए दिया है, बच्चे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका असाइनमेंट किया, कितना अच्छा किया, कितना और अच्छा वो कर सकता था, ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्लास असेसमेंट का ही पार्ट है। क्विज एंड गेम्स आप क्लास में करवाते हैं, वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन टर्म टेस्ट जो होते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, आपको स्कोर करते हैं, आपकी ग्रेडिंग के लिए हेल्प करते हैं, तो ये आपकी सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट है। सबमेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आपके मिड टर्म्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, जो जितने भी टेस्ट होते हैं जिसमें आपको स्कोर, आपकी रैंकिंग की जाती है, वो सब सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट है। हम जानते हैं असेसमेंट 3 तरह के होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो होता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट एज लर्निंग, वो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। क्लासरूम के बाहर और अंदर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप। बच्चों को दूसरे ग्रुप्स में भी इंटरेक्ट करने में उनको मतलब they should interact in the other groups of the class. Participate in as many co-curricular activities as possible, जितनी ज़्यादा हो सके co-curricular activities में, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स हो गए, आपकी जो भी क्लासिकल फॉर्म्स होती है, डांस, आपके सिंगिंग, आपकी और भी जो स्कूल में आपकी कंटेंट, आपके सब्जेक्ट को छोड़ के जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी co-curricular एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इंगेज करना चाहिए। या मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चन विच द टीचर में आस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें मेमोराइज करने नहीं देना है, एक्टिवली उससे बोथ इनसाइड आउट क्वेश्चनिंग के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करना है, पार्टिसिपेट करने में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए कहना देना है। इससे बच्चा सीखता है, इससे उसकी लर्निंग एनकरेज होती है। क्वेश्चन नंबर 26, इरफान ब्रेक्स toys and dismantles them to explore their components. What would you do? एक बच्चा है इरफान, वो अपने टॉयज़ को बहुत ज़्यादा तोड़ता है, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देता है जस्ट टू एक्सप्लोर कि क्या है ये। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज़। क्या उसे कभी भी टॉयज़ नहीं देने चाहिए खेलने के लिए। ऑलवेज कीप ए क्लोज वॉच, हमेशा उस पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वो खिलौना तोड़ ना दे, वो प्रॉपरली तो खेल रहा है ना। इनकरेज हिज इनक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी। भाई जो उसकी जिज्ञासु स्वभाव है, इनक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस नेचर जो है उसकी, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है एक डायरेक्शन में। हमें देखना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से खेलना पसंद है, तो वो बच्चा डेफिनेटली हाइपर एक्टिव होगा। ये तोड़ रहा है, वो फोड़ रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है। तो इस तरीके के आप टॉयज़ ला सकते हैं उसके लिए कि जो DIY टाइप काइंड ऑफ टॉयज़ जो खुल जाएँ, वापस जुड़ जाएँ, जिससे बच्चा खुद करके सीखे। और लर्निंग बाय डूइंग से तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इस तरीके से आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं प्रॉपरली कि बच्चा किस तरह से सीखे। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रोकन।
तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेटमेंट men आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन women is true, may be true, shows gender bias, is true for different domains of intelligence। भाई इंटेलिजेंस की अलग अलग जो है पक्ष बताता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोज जेंडर बायस। आज 21st सेंचुरी में रह के हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि मैन्स आर मोर प्रैक्टिकल देन वुमेन, या फिर वुमेन आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट देन मैन। तो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि जहाँ हम कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना, एक स्टेटमेंट ये जारी कर देना कि भाई आदमी एक औरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो ये केवल एक जेंडर बायस को, एक स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक टीचर को किस तरीके से हेल्प करता है। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ अ लर्नर, बच्चे की सोशल स्टेटस, क्या उसका सामाजिक स्टेटस है, उसको आइडेंटिफाई करना, या आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि है या आर्थिक स्टेटस, उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको जानना, या रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, या फिर ये पता करना कि बच्चे को सिखाने का क्या औचित्य है, या फिर बच्चे को सिखा के क्या मिलेगा, क्यों सिखाना है बच्चे को, या फिर इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। बच्चे के विकास के सिद्धांत को देखकर या बच्चे के विकास को देख के आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके की लर्निंग स्टाइल की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमें नहीं पता करना कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, या फिर रैशनलाइजिंग करना, या मतलब क्या औचित्य है उसे सिखाने का। इन सब पे हमें, इन सबको ये टीचर जानने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहता। बिल्कुल वो जानना चाहता है बच्चे की डेवलपमेंट को, क्योंकि वो उसी के बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल को किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिवली प्रमोट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टीना took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her students. It may be connotated as, क्रिस्टीना अपने बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे लेके गई है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, तो ये इसे आप क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर असेसमेंट, या फिर लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आप ट्रिप में है, फील्ड में है और उस दौरान आप बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और आप वहाँ से आने के बाद बच्चों से ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा बच्चा ज़्यादा सीखा है, कम सीखा है, तो ये होगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप वहाँ से आके एक बच्चे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेटमेंट, an important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development। बच्चे के प्रॉपर विकास के लिए, एक उचित विकास के लिए ये इंश्योर करना कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी सही हो। कहाँ तक सही है, या आप इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे। May be incorrect as development varies from individual to individual. Is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of development. Is true because physical development is यह है interrelated with other domains of development. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के विकास के लिए फिजिकल डेवलपमेंट उसका हेल्दी हो, ये एक प्रीकंडीशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट एक अच्छे शरीर में ही, एक अच्छे मस्तिष्क का, एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छे मस्तिष्क का
निवास होता है, हम बोलते हैं। तो अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर होगा तो उसके अदर डोमेन्स, जैसे उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब भी एक बेहतर तरीके से हो पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, आज हमने सीटेट जो है 2011 का पेपर 2 किया था, कल हमने पेपर 1 भी किया था। तो ये 60 क्वेश्चन में आपको पता पड़ गया कि पेपर 1 हो या पेपर 2, डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है पेपर 2 में, 19-20 का अंतर होता है खाली। और थोड़ा स्टेटमेंट्स बड़े होते हैं, ऑप्शंस बड़े होते हैं, थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फ्रेंड्स, यही है कि हमें कोई भी पेपर मिस नहीं करना है। और CDP अगर आप पेपर से ही कर लेंगे तो आप मान के चलिए आप कम से कम 80 से 90% तक आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं केवल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।